जिस व्यक्ति को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि ये जो कुछ भी मैंने कहा, ये इनके पहाड़ अखबार मैगजीन, सालाना मैगजीन शक्ति थी। मैं बात कर रहा हूँ श्री शेखर पाठक जी का, और उसी में आपके आग्रह पर भरत धुलिया जी ने मेरा इतिवृत्त लिखा। उसके पहले वो नहीं लिख रहे थे, और उसी से यह सब समाचार, ये सब इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने रखी है। शेखर पाठक जी का परिचय देना बहुत जरूरी है। क्या कहूँ, संपादक, यात्री, इतिहासकार, एक सजग नागरिक, व्हाट शुड आई कॉल हिम? नो सर, आई हैव टू से नो। ये मैं जब इनको इनाम मिला राहुल सांकृत्य, तो मैंने कहा ये तो वो प्रवृत्ति इनमें है। 1974 से हर 10 वर्ष यह उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने पे यात्रा करते हैं। 74, 84, 94, 2004, 2014 चिपको आंदोलन में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पद्मश्री से सम्मानित है। इनकी नवीन किताब चिपको मूवमेंट को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार मिला। दास्ताने हिमालय बहुचर्चित किताब है इनकी, और अपनी पत्नी के साथ, उमा जी के साथ जो उन्होंने किताब लिखी है पंडित नैन सिंह जी पे, एशिया की पीठ पर, 3 खंडों में, वो बहुत प्रचलित है। तो मैं ये सोचता था, ये कहना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति को ये ऊर्जा, ये प्रोत्साहन, ये आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है? हम लोग तो सिर्फ पढ़ते लिखते रहते हैं। तो मैंने सोचा ये इनकी विचारधारा है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, जो समाज पे केंद्रित रहती है, सामाजिक समस्याओं से सदा जूझती रहती है। वहीं से इन्हें ये शक्ति मिलती है। ये कर्मभूमि परिवार के बहुत पुराने सदस्य हैं, और मैं उनका बहुत ऋणी हूं कि वह आ जाए। ओवर टू शेखर जी। धन्यवाद हिमांशु जी। मैं मंच पर जल्दी आए कि आप चुप हो जाएंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हमारे प्रिय चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुमित्रा जी, आप सभी लोग जो इस बहुत ही शुभ मौके पर यहाँ पधारे हैं, सबसे पहले मैं कर्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना के लिए भरत धुलिया जी के वंशजों को बधाई देता हूँ। वैसे तो ये पूरे समाज को करना चाहिए था, लेकिन ऐसा समाज हमारा है नहीं। कृतज्ञता कुछ न कुछ तो हम पर है ही। अपने हीरोज को, अपने नायकों को जल्दी से भूलने की बीमारी हम पर अच्छी खासी है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है, और एक सालाना ये उत्सव होगा, इसलिए आगे के लिए भी एक उम्मीद इसमें बनती है। तो सबसे पहले बधाई मैं सुमित्रा जी को, और संतान तो हम भी भरत धुलिया जी की हैं, उनकी बायोलॉजिकल संतानों को भी आज विशेष रूप से हम बधाई देते हैं। दूसरी बधाई आज जय सिंह रावत जी को दी जानी चाहिए, जो अभी पत्रकारिता का जो अंश जीवित बचा हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी बखूबी अपनी कलम को पराजित होने से रोक रहे हैं। और इस दौर में जब जबरदस्त दबाव न सिर्फ अभिव्यक्ति पर है, लेखन पर है, फिल्मों पर है, गीत पर है, कार्टून पर है, उस दौर में ज्यादातर पत्रकारिता मर गई है, दिवंगत लगती है, तो कोई रीढ़ विहीन लगती है, और उससे भी ज्यादा व्यावसायिक धंधा वो करती है। तो ऐसे मौके पर कुछ पत्रकार इस देश में, इस समाज में जीवित बचे हुए हैं, और उनका प्रतिनिधित्व, क्योंकि जो पहला सम्मान जो है वो जय सिंह जी को मिला है, तो वो हमारे जीवित पत्रकारों की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ सम्मानित हुए हैं। हिमांशु जी ने जो है परिचय उनका दे दिया है।
लेकिन मैं एक बड़ा परिचय और देना चाहता हूं कि वो किस परंपरा से भैरवदत्त धुलिया जी से आए। आप सबको पता है कि 1815 में सिगौली की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हमारे इलाके में हुआ। हिमालय के हम पहले हिस्से थे जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में लिया। अवध जैसे इलाके को भी कब्जा लेने में 1858 का समय आ गया था। और ये अपने आप में बहुत रोचक पहलू है जिसके विस्तार में अभी जाने की गुंजाइश नहीं है कि क्यों वो यहाँ आए। क्या नेपोलियन का भय था? क्या फ्रेंच ब्रिटिश जो रिवलरी यूरोप में हो रही थी उसका इंडियन रिप्रेजेंटेशन नेपोलियन के भारत पर हमला करने का जो उसने भय दिखाया था वो तो उसका कारण नहीं था। लेकिन फिलहाल एक नया युग हमारे यहाँ से शुरू हुआ। हम मिडिवल सामंतशाही से तो मुक्त हुए, लेकिन हम एक औपनिवेशिक गुलामी के तहत। और उस दौर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था 1858 तक, उसमें कोई अखबार नहीं निकला। अखबार के बारे में हमें ये मानना पड़ेगा कि कॉलोनियल लीगेसी इसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारी अच्छी चीजें भी उस दौर में आई, कुछ गिनी चुनी, उनमें पत्रकारिता भी है। और यही बगल में मसूरी से द हिल्स निकलने लगा था, मसूरी एडवर्टाइजर निकलने लगा था। मफेसराइट जो है 1857 में एक बहुत ही रेडिकल वकील था जो ऑस्ट्रेलिया से आया था और जिसने रानी झांसी का एक प्रकार से उसके बिहाफ में वो कोर्ट्स में लड़ा था। वो अखबार भी यहाँ से निकले थे। लेकिन जो देसी पत्रकारिता थी वो देश के स्तर पर तो उदन मार्तन से कलकत्ता में 1924 में शुरू हो चुकी थी, 1824 में शुरू हो चुकी थी। लेकिन हमारे यहाँ का पहला पत्र जो हमारे उत्तराखंड का था, ब्रिटिश कुमाऊं और देहरादून का था, वह था समय विनोद। 1868 में नैनीताल, 1868 से वो नैनीताल से निकला। उर्दू और हिंदी में होता था, 4-6 पन्ने का होता था। मैं उसकी प्रेस रिपोर्ट देख रहा था जो पब्लिक इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट करता था कि संपादक लिखता तो तेज है लेकिन सरकार के विरोध में नहीं लिखता। उन दिनों भी जासूसी थी कॉलोनियल पीरियड में। 10 साल करीबन ये चला, इसकी कोई फाइल नहीं मिलती है, सिर्फ वर्नाकुलर प्रेस रिपोर्ट मिलती है जो अंग्रेज वर्नाकुलर प्रेस से सिलेक्शन हर हफ्ते गवर्नर जनरल और जो बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे उनके पास आता था। 70 में 1870 में डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में बना और अल्मोड़ा उसमें बहुत बड़ा सेंटर था। आपको आश्चर्य होगा कि सब बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए अल्मोड़ा जाते थे। मुकुंदलाल बैरिस्टर को देख लीजिए, अल्मोड़ा पढ़ने के लिए गए। अनुषा प्रसाद बहुगुणा अल्मोड़ा से, ये सब रामजी इंटर कॉलेज के विद्यार्थी थे, इंक्लूडिंग गुरुदुल्लभ पंत, बद्रीधर पांडे, बहुत सारे लोग। किसी की ट्रेनिंग कहीं हो रही थी और कहीं फाइनली वो अपना काम कर रहा था। बद्रीधर पांडे अपने प्रारंभिक दौर में जब लीडर को छोड़ के आए तो यहाँ अभय पत्र के साथ जुड़े, कॉस्मोपॉलिटन अखबार निकलता था एक, उससे जुड़े। और बाद में वो गढ़वाली में भी उन्होंने कुछ में काम किया। फिर वो 1913 में अल्मोड़ा आए। तो इस दौर में जो डिबेटिंग क्लब बना वो एक नई शुरुआत थी, एक बहुत ही उदार सरकार परस्त चेतना से लैस थी। सरकार के विरोध की कल्पना उसमें हम कर नहीं सकते थे। हालांकि 1857 हो चुका था। उस 1857 में हमारे यहाँ प्रत्यक्ष विद्रोह हुआ था लोहाघाट में। अगर उस जमाने की राम जी की आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि न सिर्फ वहां रिबेल हुआ था बल्कि वहां के जो रिबेल्स थे वो रोहिलखंड में पूरे रिबेलियन में शामिल हुए। नारा साहब के साथ के लोग जोगी के वेश में पहाड़ों में आ रहे करके एक अफवाह चली तो नैनीताल में 3 जोगियों को फांसी के गधेरे में जो है फांसी दी गई। अल्मोड़ा कैंटोनमेंट में म्यूटिनी होने की संभावना हुई जिसको फिर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ। तो 1857 में उत्तराखंड भी चुप नहीं था। तो उस आक्रोश और उस उत्तर भारतीय जो रिबेलियन हुआ था उसके विपरीत ये एक स्थानीय उदार किस्म की पोस्ट 1857 चेतना हमारे यहाँ विकसित हो रही थी। इस समय अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत 1871 में। उसका लगभग 48 साल का जीवन रहा और 1913 के बाद वो बहुत एग्रेसिव हो गई जब बद्रीदत्त पांडे उसके संपादक बन के अल्मोड़ा। और इससे पहले एक नई शुरुआत यहाँ हो चुकी थी, गढ़वाल समाचार निकल चुका था 2003, 1903 वगैरह में। 1905 में इसी शहर से हमारा गढ़वाली निकला जो 1952 तक चला और गढ़वाली का बहुत बड़ा रोल रहा। उसके विस्तार में जाने का अभी समय नहीं है, लेकिन उस विरासत को भी हमें याद करना चाहिए। फिर बीच में पुरुषार्थ निकला, कुछ और निकले, अखबार निकले, फिर आगे बढ़ते चले गए, अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। इसी बीच 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हो गई। एक और हमारी फौजें 2-2 विक्टोरिया क्रॉस लेके आ रही थी और दूसरी ओर हमारा समाज कुली बेगार की प्रथा में पिसने के लिए अभिशप्त था और जंगलात के अधिकार उसके छीने जा रहे थे। ये पहला जंगल सत्याग्रह था हमारा। टिप्पू आंदोलन से 50 साल
पहले ये घटना हुई। और इस लड़ाई से न सिर्फ हमने 3000 वर्ग मील जंगल वापस लिए, न सिर्फ बेकार एबॉलिश हो गई, उसका उन्मूलन हो गया, बल्कि इन दो आंदोलनों ने हमारे इस दूरस्थ दुर्गम इलाके को भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के साथ जोड़ दिया। और भैरव दत्त धुलिया जी की जिंदगी का पहला टर्न यही आता है। लेकिन इस टर्न के आने से पहले 1918 में शक्ति का शुरुआत हुई अल्मोड़ा में, और शक्ति ने अपनी शताब्दी पूरी की, और शताब्दी पूरी करने के बाद 2019 में वो बंद हुआ। और इस बीच बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही थी। अभी जिन संपादकों के और प्रबुद्ध लोगों के आपने ब्रिटिश गढ़वाल के लोगों के नाम लिए, उसमें अगर पूरे उत्तराखंड को शामिल करते हैं तो देहरादून बहुत बड़ा एक चेतना का केंद्र था, अल्मोड़ा बहुत बड़ा चेतना का केंद्र था, पौड़ी बहुत बड़ा चेतना का केंद्र बन रहा था। और उधर दूरस्थ दुर्गम इलाकों में जैसे मुंशियारी जैसी जगह में जाएंगे तो राम सिंह पंक्ति की राइटिंग देखेंगे उस जमाने की, तो आपको आश्चर्य होगा 1905 में स्वदेशी की बात कोई कर रहा है। मुंशियारी में व्यापारी है, तिब्बत जाता है, लेकिन पूरे देश के बारे में सोच रहा है और स्वदेशी के बारे में सोच रहा है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके विस्तार में नहीं जा सकते थे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 75वें साल में हमारी किसी सरकार को, किसी विश्वविद्यालय को, किसी एकेडेमिया को अकल आएगी और वो हमारी फॉरगॉटन अननोन हिस्ट्री की चर्चा करेगा, लेकिन वो हुई नहीं। वो बिना चर्चा के पूरा साल निकल गया। हमने देखा होगा विज्ञापनों में कुछ चेहरे आपको दिखे होंगे, कोई संग्रामी, कोई लड़ाकू, कोई शहीद आपको नजर नहीं आ रहा होगा। खैर, जब ये आगे को बढ़े तो कुली बेकार का आया, तो बनारस में उस समय धुलिया जी पढ़े, और बनारस से दर्जनों विद्यार्थी आए, कुमाऊं में भी और गढ़वाल में, ब्रिटिश गढ़वाल में। दरअसल उस जमाने में कुमाऊं डिवीजन था और ब्रिटिश गढ़वाल उसका एक हिस्सा था। जब कुमाऊं की बात होती थी तो वो आज का कुमाऊं नहीं था, वह देहरादून और टिहरी रहित कुमाऊं, तो पूरा पौड़ी जिला उसका पार्ट था। और ये सब लोग बनारस से, इलाहाबाद से, और तो और जो लाहौर में पढ़ते थे वो अपनी पढ़ाई छोड़ के इसमें शामिल होने के लिए आए। और कुछ लोग शामिल हुए, कैजुअली शामिल हुए थे, फिर चले गए अपने अपने जीवन में। भैरव दत्त धुलिया जी उसके बाद जब यहाँ आए तो विद्यार्थी के रूप आए, जब बिगाड़ में भाग लेके वो नीचे को गए तो वो संग्रामी बन के गए, और फिर उनका जीवन संग्राम से जुड़ा रहा। पत्रकारिता की ये परंपरा जरा सी आगे बढ़ी तो हम यहाँ चले गए। अब उसके विस्तार में जाने की गुंजाइश नहीं है। 1930 में स्वाधीन प्रजा निकली, फिर समता निकली जो दलितों का पहला पत्र हमारे यहाँ से था। फिर उसके बाद और आगे आए तो बहुत सारे पत्र हैं। फिर 38-39 में हमारा कर्मभूमि का आगमन, और कर्मभूमि एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका हमारी बनी, जिसने ट्रांजिशन यानी कि परतंत्रता के दौर से स्वतंत्रता के दौर में किया। तो 3 अखबार हमारे तब से लेके बाद तक निकले, क्योंकि आपका वो जल्दी बंद हो गया गढ़वाली। ये जो पत्र था हमारा शक्ति, उसने 100 साल पूरे किए, आजादी से पहले, आजादी के बाद, और उससे पहले गढ़वाली ने ये रोल किया। समता अभी तक चल रही है अल्मोड़े से, और कर्मभूमि ने उस ट्रांजिशन को उस दौर में किया जब स्वतंत्रता संग्राम अपने फाइनल स्टेज में पहुंच रहा था। लेकिन उसका आजादी के बाद का जो रोल है वह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आजादी से पहले का था। पूरे 3-3.5 साल कर्मभूमि बंद रही, उसमें शक्ति भी बंद रही, और जितने संपादक थे वो गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिए गए। तो ये इस लंबी विरासत के बीच में जो आसमान है पत्रकारिता का, उसमें जो बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं, उनमें अलग से दिखने वालों में भैरव दत्त धुलिया। अभी चर्चा हुई थी भक्ति दर्शन जी की, और शांति निकेतन से पढ़ के आ रहे थे, और इन दोनों ने मिल करके अपनी टीम बनाई और इस तरीके से अखबार शुरू हुआ। और इसके रोल पर फिर कभी मौका आएगा, अगर हम निकलेंगे, उसके विस्तार में जाने की गुंजाइश नहीं है। तो ये एक बड़ी हमारी पत्रकारिता की स्थानीय इतिहास है। उसको अगर देश के स्तर पर देखेंगे तो हिंदी पत्रकारिता को ये हमारे इलाके की, हमारे उत्तराखंड की देन है। और जो लोग यहाँ से निकल करके अन्यत्र पत्रकारिता में जिन्होंने भूमिका अदा की वो अलग है, वो भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उनमें से कितने साहित्यकार बने, पत्रकार भी थे, कहानीकार थे, पत्रकार भी थे, वो एक लंबी कहानी है। इस बॉडी के डांडे से ही अगर आप संपादकों को, पत्रकारों को ढूंढना शुरू करेंगे, SC काला से लेके, DC काला से लेके, हरीश चंदुरा से लेके, पर्वती के संपादक उनियाल जी से लेके, आपको आश्चर्य होगा कितने कठिन दौर से वो निकले और किस तरीके से वो छा गए, और आजादी की बात की पत्रकारिता को उनको संभाला। लेकिन उसके विस्तार में जाने की गुंजाइश नहीं। जो दूसरा पक्ष है वो धुलिया जी से क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं। पता नहीं आज अगर धुलिया जी होते तो अगर वो अपने 4, 6, 8, 10, 12 पन्ने के अखबार को निकाल रहे होते तो जरूर वो सख्ती से, तलखी से उस सब के खिलाफ लिख रहे होते जो अभी हमारे देश में संविधान के खिलाफ हो रहा है, जो
कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने के रूप में हो रहा है, जातिवाद को बढ़ावा देने के रूप में हो रहा है, उसके प्रतिपक्ष में नहीं। आप में से कोई भी अगर कर्मभूमि की फाइलों को देखेगा तो आपको आश्चर्य होगा कि इतना रेंज किसी संपादक का हो सकता है कि बोफोर्स पर वो आदमी लिख रहा है, शराबबंदी पर वो आदमी लिख रहा है, रिक्त लिख रहा है वैदिक लिटरेचर से कोई चीजों को उद्धृत करते हुए। आपको आश्चर्य होगा कि वो मेरे को एक बार उन्होंने संस्कृत में पत्र लिखा, क्योंकि उमा हमारी संस्कृत जानती थी और मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई, फिर हमने दोनों ने मिलकर पढ़ी। वो मेरे सवाल हुआ है कभी भविष्य में उसको छापेंगे। संस्कृत में कविताएं करते थे वो, लेकिन इतना झमेला था, इतने काम थे, और ट्रेजेडीज उनके जीवन की जिनका जिक्र सुना हिमांशु ने नहीं किया, कि जब वो जेल में थे तो पिताजी की मृत्यु हुई, पत्नी की मृत्यु हुई, एक 8 साल के बेटी की मृत्यु हुई, और बाद में जब उनके बहुत ही प्रिय बेटे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे, उनकी असमय मृत्यु हुई, उस समय उनको तोड़ दिया। लेकिन कभी भी, मैं तो 30 जनवरी 1976 को जब पहली बार मिला था, उसके बाद दर्जनों बार उनसे मिला, कभी उन्होंने पर्सनल ट्रेजेडीज का जिक्र नहीं किया। कमल जोशी और मैं उनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहते थे। एक बार उन्होंने सुन लिया, मैं वारंटी में था कर्मभूमि के बिल्डिंग के, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुन लिया तुम लोगों ने मुझे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा। ओल्ड मैन तो मैं हूँ, लेकिन ग्रैंड मैं नहीं हूँ कहीं। मैंने कहा नहीं, हम ग्रैंड बनावटी तरीके से नहीं कह रहे। ग्रैंड का अभिप्राय ये है कि आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं और आप कभी भी सही कहने से नहीं चूकते, और यही आपकी महानता है। इसी में हम आपका ग्रैंडनेस ढूंढते हैं। तो कभी कर्मभूमि के संपादकियों का अगर चयन होकर निकलेगा, कुछ तो निकाला भी था शताब्दी के मौके पर, तो उससे आपको उनका रेंज पता चलेगा। वो आज के लिए बड़ी प्रेरणा। और आज हमारे देश में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रेस कॉर्पोरेट के हाथ में आ गई है, और हम जो शहरों में जमे हुए अखबार को देखते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि कितनी सारी चीजें हमारे समाज में जो हो रही हैं वो अखबारों में कहीं आती नहीं है। आपने देखा होगा कि जोशीमठ कितना आता है अखबार में। वो तो गनीमत है कि जो अल्टरनेटिव मीडिया अभी कुछ बचा हुआ है उसमें आ रहा, नहीं तो खबर नहीं है। अंकिता भंडार की खबर सुनी कभी देहरादून वाले ने? कभी एनालिसिस देखा उसका? कोई पसीजा देहरादून में आप बताइए, अब तक वो केस लटका हुआ है। वो हत्यारा कौन है, वो वीआईपी कौन है? ये 120 लाख की पॉपुलेशन वाला जो उत्तराखंड होने जा रहा है, वो उन हत्यारों को नहीं जानता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान के लोग। उसको लिखने वाला पत्रकार हमारे बीच में। तो धूलिया जी जो सबसे बड़ी प्रेरणा देते हैं, वो देते हैं कि आपको जिंदा रहने की प्रेरणा देते हैं, एक पत्रकार की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से, निर्भय होने की प्रेरणा देते हैं। जब 1938 में प्रवेशांक निकल चुका था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, आपने देखा होगा, 38 साल में उसका नमूना अंक निकला, 39 साल में फिर पहला अंक निकला। तो जिस समय 48 का मौका आया, ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही थी, जैसा होता है, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से बहुतों में सत्ता की तड़फ थी, वहां चले गए। उस समय उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन किया। वो डिसीजन कांग्रेस के खिलाफ नहीं था, वो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि अखबार का अगर मैंने संपादन करना है तो मैंने आजाद व्यक्ति के रूप में करना है, और इस तरीके से उन्होंने उस अखबार को आगे बढ़ाया। और जब वो एमएलए का चुनाव भी लड़े, वो सिर्फ ये था कि वो सत्ता प्रतिष्ठान को औकात बताना चाहते थे, उनकी हैसियत बताना चाहते थे, और उसमें उन्होंने एक रूलिंग पार्टी के मंत्री को हरा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत जल्दी इस्तीफा भी दे दिया, उनकी बहुत रुचि उसमें नहीं। तो उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा हम जो भी हैं, अपना हमारा जो भी डिसिप्लिन हो, हमारा डिसिप्लिन जुडिशियरी से लेके डॉक्टरी तक, और प्रशासन से लेके टीचिंग तक, पत्रकारिता से लेके लेखन तक, कुछ भी हो सकता है। हम आम नागरिक भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ भी हो सकते हैं। तो हमको कर्मठ बने रहने का और सही को सही, गलत को गलत कहने की जो प्रेरणा है वो भैरवदत्त धूलिया से मिलती है। यहाँ पर मैं अंत करूंगा, मैं लंबा शायद बोल गया हूँ। जब मैं कोटद्वार 76 सन में पहली बार उनसे मिलने गया था, उसी 2 मंजिले वाली बिल्डिंग में उनके साथ रहा था, और उसी दौर में मैं भैरवदत्त धूलिया जी के बाद मुकुंदलाल बैरिस्टर से मिला था, चंद्र सिंह गढ़वाली से मिला था, ललिता प्रसाद नेतानी से मिला था, चंद्र सिंह रावत जी से मिला था, और बहुत सारे उस समय बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार आंदोलन के तो दर्जनों लोगों का इंटरव्यू उस समय में लेने में कामयाब हुआ था। एक शाम को हम उनके साथ बैठे थे और गपशप हो रही थी, चाय आई, कुछ पकौड़ी भी मंगा देते थे वो। हम नए नौजवान लोग भूख लग रही होगी करके बड़ा ख्याल करते थे। बहुत ही मैं उनको चिढ़ाता भी था कभी कभी कि आप हमें दादाजी से ज्यादा दादी जी लगते हैं, आप में मातृत्व तो ज्यादा है करके, तो वो मुस्कुराते। एक चीज और बताता हूँ मैं, उनकी जो मुस्कान है उसको
जेनेटिकली बायोलॉजिकली धुरिया परिवार ने इनहेरिट किया है और सब उसी तरीके से मुस्कुराते हैं जैसे भरत धुरिया जी मुस्कुराते हैं। आप कभी नोटिस करिए, ये बहुत अच्छी बात है कि विरासत में आप मुस्कान अगर ले जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन उन्होंने बहुत अनोखी बात कही। मैंने कहा चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में 23 अप्रैल 1930 को जब उन्होंने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार किया तो आप उसको कैसे लेते हैं एक पत्रकार के रूप में, एक संग्रामी के रूप में? उनका एक ही जवाब था। मैंने पहली बार सबल्टर्न शब्द उन्हीं के मुख से सुना। सबल्टर्न एक हिस्ट्री का एक स्कूल है और उस स्कूल को जिन्होंने शुरुआत किया था रॉय, क्या बोलते हैं, अभी उनकी डेथ हुई है हाल में। तो सबल्टर्न, उन्होंने कहा कि वो सबल्टर्न है और वो हम जैसे मध्यम वर्गीय उस तरीके का रिएक्शन नहीं कर सकते, और उसने किया। और जब मुकुंदलाल बैरिस्टर के बारे में पूछा उसमें भी उनका बहुत अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा कि मुकुंदलाल बैरिस्टर जी ने अगर 1930 में अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया होता तो उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो बहुत लंबी होती और हो सकता है कि वो गोविंद पंत को चयन करते, क्योंकि उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई और नहीं था उसमें। और आपको पता होगा कि जब वो 1919 में लंदन से पढ़ लिख करके आए तो उनको रिसीव करने के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू जो है वो घूमने गए। तो उनका जो इंडिविजुअल्स के बारे में भी बहुत ऑब्जेक्टिव नजरिया था, वो मुझे बहुत आश्चर्यजनक भी लगा, क्योंकि पत्रकारों में नॉर्मली जब हम करते हैं तो बहुत कंटेम्पोरेरी सीन हम देखते हैं, बहुत आगे पीछे जाने का हमारा मन होता है। उनमें ये मेधा भी थी। तो ऐसे पूर्वज पर हम सब गर्व तो करते ही हैं और मेरी उम्मीद है कि हम सब उनसे सीखेंगे और जो भी हमारा पेशा है उसमें हम इस जनतंत्र को, जो एक संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे लड़ाकू संग्रामियों ने दिया है, उसकी विरासत को हम कैसे आगे ले जाएं। और उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष रूप से जहां हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं और जहां उत्तर प्रदेश के दौर में और अपने आज के दौर में बहुत बड़ा फर्क नहीं लग रहा हो, जहां इवन क्या बोलते हैं मुजफ्फरनगर केस के हत्यारों को, अपराधियों को तक हम ट्रेस नहीं कर पाए और वो तो विलंबित हो गया है। और कभी कभी आज ये भी लगता है कि 44 लोगों को शहीद करने वाला इलाका, बलात्कार सहने वाला इलाका और 2 हमारी माताओं को बॉडी के ऊपर के पार्ट्स में गोली खा के जो मसूरी में मारी गई थी, इस सब के बावजूद आज लगता ही नहीं है कि इतनी शहादत के बाद हमको कोई राज्य मिला है। तो भैरवदत्त धुरिया जी की विरासत हमको इस बात के लिए भी निर्ममता से प्रेशराइज करती है कि जरा समझें और जरा रास्ते पर आए, ताकि ये देश, ये इलाका, ये जनतंत्र ढंग से चले। और ये मेरे ख्याल में उनको सबसे बढ़िया सलाम होगा। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आप सबके प्रति आभार।